गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, कुछ ऐसा हो गया हमारे पड़ोसी देश नेपाल में कि आज तो चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। दरअसल जनरेशन जी सड़कों पर ऐसी उतरी जिसे देखकर बड़े बड़े सत्ताधीशों का मुझे लगता है कि खौफ उनके अंदर आएगा। जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हो रहा है, 20 से ज़्यादा यंगस्टर्स की मौत हो चुकी है, 250 से ऊपर घायल हैं। हालात इमरजेंसी वाले नेपाल में। कभी कभी सोचता हूं कि ये जो नई जनरेशन है, अगर आपने इसका ख्याल नहीं रखा, आपने इसके सेंटीमेंट्स की कदर नहीं की, तो साहब ये कब आपका तख्ता पलट कर दे कि कुछ नहीं पता। ये यंगस्टर्स, बच के रहो इनसे। ये खतरनाक नहीं है, ये बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन इन्हें छेड़ना नहीं। इन्हें छेड़ दिया तो ये छोड़ेंगे नहीं। और ये हमने बांग्लादेश में देखा, अब हमने नेपाल में देखा। विस्तार से बात करेंगे। और ब्रिक्स की एक मीट जो एंटी ट्रंप टैरिफ के खिलाफ है, उसमें बहुत सारे नेतागण, जो कि ब्राजील ने बुलाई थी मीट, मोदी जी ने उसको एड्रेस करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो सारा एजेंडा एंटी डॉलर के ऊपर है, यानी कि डी डॉलराइजेशन के ऊपर है। खैर, ये दो विषय हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन नेपाल की बात जरूरी है आज। जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेपाल में जो आज घटा, उसे देखकर इजिप्ट की जैस्मीन रेवोल्यूशन की याद आ गई, ईरान की हिजाब रेवोल्यूशन की याद आ गई, और अब नेपाल में जनरेशन जी का जो विद्रोह, जो हमारी युवा जनरेशन सड़कों पे उतरी, यकीन मानिएगा उन्होंने दिखा दिया कि ना तो वो अन्याय सहेंगे और ना तानाशाही सहेंगे, और तुम्हें हटाकर दिखा देंगे, और संसद में घुस गए। नेपाल गवर्नमेंट ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे बैन तो किया। बैन तो ठीक था। बैन ठीक इसलिए था कि इन लोगों ने नेपाल में अपने ऑफिस नहीं खोले, ताकि कोई क्वेश्चन करना हो नेपाल सरकार को तो कैसे करेंगे। तो नेपाल सरकार का जो कदम है वो ठीक है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी सरकार को अब मुझे लगता है देख लेना चाहिए था कि अगर सोशल मीडिया पे बैन लग गया तो भाई ये जो आंदोलनकारी हैं, जनरेशन जी है, ये तो देश को ही आग लगा देगी भाई, छोड़ेगी नहीं किसी को। कमाल की बात है। जिन्हें जस्मीन रेवोल्यूशन याद है कि कैसे 30 सालों से राज कर रहे हुस्नी मुबारक को मिस्र में, इजिप्ट में अपना पद छोड़ना पड़ा था, तब लाखों युवा तहरीर स्क्वायर, कैरो, वहां सड़कों पर उतर आए थे, और 25 जनवरी 2011 को हुस्नी मुबारक को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। और अब साहब जो यहां पर हुआ है, हांगकांग का प्रोटेस्ट भी हुआ था 2019-20 का एक्स्ट्राडिशन बिल के खिलाफ। ट्यूनीशिया की भी क्रांति थी, जस्मीन क्रांति जो थी। अरब स्प्रिंग वगैरह भी होता है। अब साहब ये जो सारी की सारी चीज़ें जो हैं, माफ़ कीजिए, जो इजिप्शियन रेवोल्यूशन था वो जस्मीन रेवोल्यूशन नहीं था। ये आपका ख़ास तौर से जो ट्यूनीशिया की जो रेवोल्यूशन था वो जस्मीन रेवोल्यूशन था। तो मैं इस गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अब जो हुआ नेपाल के अंदर, इसने लोगों की आंखें खोल दी हैं। अब सरकार की सख्ती तो हुई है, लेकिन अब ये सख्ती जो है, जो तस्वीरें निकल के, मेरे पास तस्वीरें अभी तो नहीं है, लेकिन जिस ढंग की तस्वीरें, लाखों छात्र काठमांडू की सड़कों पर, ये दरअसल गुस्सा सिर्फ ऐप्स के बैन होने का गुस्सा नहीं है। ये करप्शन और तानाशाही के रवैये के खिलाफ ये जो जनरेशन जी है ना, ये उसका रिवोल्ट है।
बहुत सारी वजह हो सकती हैं। पहली वजह ये थी कि सरकार ने इनको बैन किया है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, और बताया गया कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और 7 दिन की डेडलाइन के बाद भी किसी ग्लोबल कंपनी ने इसके लिए परवाह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि बिना मीडिया प्लेटफॉर्म के रजिस्ट्रेशन के कोई भी काम नहीं करेगा, तो फिर उसको ब्लॉक कर दिया। दो जो प्लेटफॉर्म्स बैन हुए उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब, ट्विटर, रेडिट, लिंक्डइन, स्नैपचैट, सिग्नल, पिंटरेस्ट, थ्रेड्स, क्लब हाउस, रंबल, बहुत सारी चीजें हैं। अब उसके बाद कुछ जो चीजें जो अभी लाइव चल रही हैं वहां पर, उनको उस पर टिकटॉक है या वाइबर है, थोड़े बहुत लाइव चल रहे हैं वहां पर। तो 2023 में भी टिकटॉक पर बैन लग चुका था और अभी जो गुस्सा फूटा है वो गुस्से ने तो भाई साहब ना जाने कितने देशों के अंदर लोगों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, नींद उड़ा दी है। 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 250 से ज्यादा घायल हैं। केपी शर्मा ओली की इस्तीफा मांगा गया है और साथ में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड, उन्होंने भी ओली के इस्तीफे की मांग की है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं। जनरेशन जेड का ये जो विरोध है ना, ये अपने आप में गजब है। इसे देखकर मुझे बांग्लादेश के रेवोल्यूशन की याद आई लास्ट ईयर की, जहां पे छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने जो रेवोल्यूशन किया था और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन ये जो प्रदर्शन है, 3 करोड़ का मुल्क है साहब, नेपाली यूथ की जो उनका अभिव्यक्ति है, जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनके सपने हैं, और कईयों की तो रोजी रोटी यूट्यूब की इनकम और कई और सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं वहाँ से निकलती है, उनकी रोजी रोटी वहाँ से चल जाती है। तो केपी शर्मा ओली को शायद इतना बड़ा विरोध तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं सहना पड़ा जितना अब सहना पड़ा है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं, ये आज इंडिया नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ड छा गया, जनरेशन जी, जनरेशन जेड जिसको कहा जाता है, जिसको जेनजी भी कहा जाते हैं, शॉर्ट में इनको जेनजीज कहा जाता है। और कई ऐसे युवा हैं, यूथ हैं, जिनको मिलेनियल्स कहा जाता है या जनरेशन वाई कहा जाता है। ये मिलेनियल्स या जनरेशन वाई की जनरेशन क्या है और जनरेशन जेड यानी कि जेनजी की जनरेशन क्या है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं। तो मैं कहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा आपको भी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ, आपको भी पता लगेगा। मिलेनियल्स या जिसको जनरेशन वाई कहा जाता है, उनका जो बर्थ है 1981 और 1996 के जो 15 साल का पीरियड है, ये उसमें हुआ है। ये पीरियड ध्यान रखिएगा, 1981 और 1996 के बीच में जो लोग इस दुनिया में पैदा हुए उन्हें मिलेनियल्स कहा जाता है या उनको जनरेशन वाई भी कहा जाता है। और जो लोग 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुए हैं उन्हें जनरेशन जी कहा जाता है या जनरेशन जेड कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में जेनजी कहा जाता है। जेनजी जो है, ये दरअसल सारा का सारा जो आंदोलन आप देख रहे हो नेपाल में, जेनजी का आंदोलन है और इसके साथ टाइटल भी जेनजी लिख दिया जा रहा है। द प्राइमरी डिफरेंस जो है वो यही है कि वो पहले पैदा हुई, थोड़े से उसके बाद के 15 साल में पैदा हुए, 15-15 साल का ब्लॉक है ये। अब मैंने बर्थ ईयर तो बताया। जो मिलेनियल्स थे वो दरअसल दे ग्रू अप विटनेसिंग सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट सच एज द राइज ऑफ इंटरनेट एंड पर्सनल कंप्यूटिंग एंड वर की पार्टिसिपेंट इन इट्स डेवलपमेंट। तो 1981 और 1996 के बीच में जो पैदा हुए हैं उन्होंने अपने सामने इंटरनेट को परवान चढ़ते देखा और कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको भी परवान चढ़ते देखा। ये उनके फॉर्मेटिव ईयर्स थे और ख़ास तौर से उन्होंने काफ़ी इंट्यूटिव टेक्नोलॉजी के टूल्स जो थे उनको इस्तेमाल किया और जो रिपीटेटिव टास्क हो सकते थे उनको भी कम किया। ये आज की डेट में जो इनकी उम्र करीब करीब 30 साल से ज़्यादा है, इनकी जो मिलेनियल्स हैं, तो 30 साल और 45 साल के बीच की उम्र के ये मिलेनियल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये 1981 और 1996 के बीच में
लेकिन जेनजी जो हैं, जिसको जनरेशन जी कहा जाता है, जनरेशन जेड कहा जाता है, इनको जूमर्स भी कहा जाता है, ये 1997 और 2012 के बीच की पैदाइश है। अब इनकी उम्र कितनी है? मैक्सिमम 28 साल और 16 साल और साथ में 13 साल। 13 साल और 28 साल के बीच में जो नौजवान हैं, जो यंग जनरेशन है, उसको जेनजी जनरेशन कहा जाता है। ये जहां वो पहली वाली मिलेनियल जनरेशन जो थी वो इंटरनेट के जनरेशन थी, ये डिजिटल जनरेशन है, डिजिटल नेटिव जनरेशन है। इन्होंने स्मार्टफोन अपने हाथ में पकड़ा है और सोशल मीडिया इनका फाउंडेशनल टूल भी है। ये इनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो काफ़ी बड़ी है। ये बड़े बिंदास लोग हैं, बड़े हिम्मत वाले लोग हैं ये। और साथ में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ ये अपना क्या कहते हैं कि अपनी बाजीगरी भी दिखाते हैं। और उनका दरअसल क्या है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा करते हैं जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि जनरेशन जी जो है ना, वो मिलेनियल की जनरेशन से काफ़ी आगे जा चुकी है। हालांकि इसके बाद की भी जनरेशन्स आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है, और वो जनरेशन भी अपना अपना कमाल दिखाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी उन जनरेशन के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जेनजी के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो 2010 और 2024 के बीच में जो पैदा हुई है, उसको जनरेशन अल्फ़ा कहा जाता है। ये भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। जनरेशन अल्फ़ा 2010 और 2014, यानी कि जिनकी उम्र अभी 15 साल, जो क्या कहते हैं ना कि 15 साल और 1 साल के बीच में है, वो जनरेशन अल्फ़ा है। यानी कि जो बच्चे अभी 15 साल के हो गए युवा, वो जनरेशन अल्फ़ा है। लेकिन ये जो सारा का सारा मसला हुआ है यहाँ पर, क्या कहते हैं कि नेपाल में हुआ है, ये जेनजी की जनरेशन का है। और जेनजी जनरेशन इसलिए क्योंकि ये 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुए। अब इनकी उम्र देखा जाए तो 28 साल और 2012, यानी कि कुल मिला के 13 साल। तो 13 साल और 28 साल के बीच के जो युवा हैं, इन्होंने जो सड़कों पर जो बवाल काटा है साहब, कमाल की चीज़ है। पहले तो मैं इनको सैल्यूट भी करूंगा, इनकी एनर्जी को सैल्यूट करूंगा। लेकिन साहब, अगर ये राइट कॉज के लिए आगे चले जाएं तो अच्छे अच्छे सत्ताधीशों को निकाल कर बाहर कर देंगे इनके सामने। और इनकी एनर्जी, इनकी ऊर्जा के सामने केपी शर्मा ओली तो क्या, शेख हसीना तो क्या, कोई नहीं टिकता साहब, कोई नहीं टिकता। और ये वार्निंग है शायद बहुत सारे सत्ताधीशों को कि इस जनरेशन जी से बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये जनरेशन जी आपके तख्ता पलट दे और आपकी जो तानाशाही नीतियां हैं। और ये वार्निंग सब देशों के लिए है। फिर से गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, ये वार्निंग सब देशों के लिए है, कोई इसमें बच के नहीं जा सकता है। जी हां। दूसरी खबर यह है कि जो ब्रिक्स की मीट होने जा रही है, जिसको लूला डिसिल्वा ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बुलाया है। और बेसिकली ये डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है। वो अपनी करेंसी जो है वो अब बुलाना चाहते हैं वहाँ पर। ये अपनी करेंसी जो है ना इनकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दरअसल हुआ क्या है, हुआ ये है साहब कि कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इंडिया उससे डर गया। और जयशंकर ने पहले भी कई बार कहा कि हम तो डॉलर के खिलाफ है ही नहीं, हम डॉलर के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन जो एक डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है, उसमें इस समय कोशिश की जा रही है कि एक लोकल करेंसीज के अंदर ब्रिक्स के मेंबर आपस में व्यापार करें। इसीलिए मीट बुलाई गई। और इसके अंदर पुतिन भी बोलेंगे, शी जिनपिंग भी वर्चुअली बात करेंगे, लेकिन मोदी जी ने इसको एस्केप कर दिया। मोदी जी कहते हैं मैं इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि अमेरिका वैसे ही नाराज पड़ा है और ब्रिक्स देशों से वैसे भी अमेरिका की इस टाइम तलखी बहुत ज्यादा है। अब सवाल यहां पर बहुत सारे ये हैं कि आफ्टर ऑल डॉलर को छोड़ा कैसे जाए। चाइना भी नहीं छोड़ना चाहता, रशिया भी नहीं छोड़ना चाहता, इंडिया भी नहीं छोड़ना चाहता। यहां पर प्लान ये था कि जैसे हम लोग अपने जीपे या फोन पे वगैरह इस्तेमाल करते हैं पेमेंट वगैरह करने के लिए, तो यहां पर एक नया सिस्टम
डिवाइस किया गया है जिसका नाम है ब्रिक्स पे। जी हाँ, ब्रिक्स पे, यानी कि ब्रिक्स देशों के बीच में आप, जैसे कि आप जीपे से अपना पेमेंट करते हैं तो ब्रिक्स पे के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ब्रिक्स ने एक्चुअली क्या हुआ कि दे हैड कॉन्सेप्चुलाइज्ड ए डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम कॉल्ड ब्रिक्स पे to facilitate cross-border transaction among member countries in their own countries. The platform is designed to bypass the traditional correspondent banking system which is called SWIFT system. अब SWIFT के बारे में आप सबको पता है कि बेसिकली जो SWIFT सिस्टम है वो सभी बैंक्स इस्तेमाल करते हैं। हमारे जिस बैंक में आपका अकाउंट है उनका भी एक स्विफ्ट कोड होता है। जिनको विदेशों से पैसा आता है तो हमेशा आपसे पूछते हैं ना भाई अपना जरा जो आपका जहाँ पर अकाउंट है उसका स्विफ्ट कोड दे दो। तो स्विफ्ट कोड क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक इंटरनेशनल मनी की पाइपलाइन है। इसमें से डॉलर, रियाल, यूरो, येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ये सब बहते हैं उसके अंदर, फ्लो करते हैं। इसलिए आप जब कोई भी पेमेंट करना चाहें, जैसे कि हम कई बार यूट्यूब के प्रोग्राम करते हैं स्ट्रीम यार्ड पे, तो स्ट्रीम यार्ड के लिए हमें मंथली रेंट देना पड़ता है और वो रेंट डॉलर में होता है। वो हम तभी पेमेंट कर सकते हैं जब हम स्विफ्ट के मेंबर हैं। अगर सपोज करो ये स्विफ्ट जिसका मालिक अमेरिका है और अमेरिका के कहने पे दुनिया चलती है, अब उन्होंने स्विफ्ट के इस पाइपलाइन से रशिया को अलग कर दिया, ईरान को अलग कर दिया, नॉर्थ कोरिया को अलग कर दिया और कई और देश भी अलग कर दिए। ये प्राइमरी सैंक्शंस में आता है। और कहीं भूले ना भटके कुछ ऐसा हो जाए कि अमेरिका भारत को अलग कर दे इसमें से, तो भाई साहब ना तो इंडिया में हम कुछ विदेशी चीज़ खरीद पाएंगे ना कोई बेच पाएंगे। जैसे कि अभी नायरा एनर्जी के ऊपर ईयू ने सैंक्शंस लगा दिए। ईयू ने सैंक्शन लगाया तो सैंक्शन लगाते आप उसकी क्या कहते हैं ना कि स्विफ्ट की पाइपलाइन से बाहर हो गए। ईयू भी उतना ही पावरफुल है जितना कि अमेरिका है। अब बाहर होते ही तो पता लग रहा है कि अब नायरा की रिफाइनरी ठप हो गई। अब तेल नहीं आएगा, क्रूड नहीं आएगा, ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा। सऊदी ने, इराक ने नायरा को तेल बेचने से मना कर दिया और बाकी देशों ने तेल खरीदने से मना कर दिया। जो रिफाइन करोगे तो नायरा की तो साख खत्म हो गई ना। तो स्विफ्ट जैसे बाहर हो जाते हो प्राइमरी सैंक्शन में तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इससे आपको पता लगता है भैया इस दुनिया का मालिक तो अमेरिका है और अमेरिका ने कहीं तुमको स्विफ्ट से बाहर कर दिया ना तो भैया तड़पते फिरोगे, बुरा हाल हो जाएगा। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का स्पेशल प्रोग्राम था नेपाल में और मैं वर्ल्ड न्यूज़ में भी इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में इससे बड़ी न्यूज़ नहीं है आज कोई भी। तो नेपाल से जो बड़ी न्यूज़ आई है इससे मैं भी चिंतित हूँ, मैं भी फिक्रमंद हूँ और हर देश को फिक्रमंद होना चाहिए कि जेन जी जो है, जनरेशन जी जो है, जिसे जनरेशन जेड भी कहा जाता है, उससे डर कर रहना चाहिए। ये किसी भी तानाशाह का सत्ता पलट कर सकते हैं। नेपाल और बांग्लादेश में आपने देखा ही है, बाकी तो खुदा ही जाने। तो शुक्रिया आपका, आप आते हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया और हो सके तो छोटी छोटी फाइनेंशियल हेल्प भी आप कर सकते हैं। नीचे यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए है, उस बैंक अकाउंट पे भी स्विफ्ट सिस्टम है तो वहाँ पर आप मदद कर सकते छोटी सी, सो दैट हमारी जो एक अच्छी रिपोर्टिंग है उसको आपका एनकरेजमेंट मिल सके। तो 9:30 पे हम आपसे मिलेंगे वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर। और आज हम किसी का नाम नहीं ले पाए, थोड़े दिन पहले ही प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। 9:30 पे आपसे मिलूंगा वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। गुड नाइट।